दुनिया को तेल बेचने वाला सिकंदर आज खुद एक एक लीटर पेट्रोल के लिए मोहताज है। जो देश दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की गाड़ियों की टंकियां भरता था, आज उसके अपने ही पेट्रोल पंपों पर किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। कहा जा रहा है कि इस संकट से रूस को उबारने के लिए भारत से पेट्रोल के टैंकर रवाना हो चुके हैं। तो क्या वाकई भारत अब रूस को तेल बेच रहा है? और आखिर महज कुछ हजार डॉलर के ड्रोन ने रूस जैसे महाबली के अरबों डॉलर के तेल साम्राज्य को कैसे घुटनों पर ला दिया है? इस रिपोर्ट में हम इन सारे सुलगते सवालों के राज खोलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी में रूस की लाचारी भी है और यूक्रेन के वो सीक्रेट एआई टेक्नोलॉजी भी जिसने पुतिन की नाक में दम करके रखा हुआ है। कहते हैं ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन यहाँ तो यूक्रेन ने सीधे रूस के तेल के कुओं और रिफाइनरियों पर ही ड्रोन की बौछार कर दी है। जंग को चलते हुए 5वां साल आ रहा है और यूक्रेन ने अब सीधे रूस की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मार्च 2026 से लेकर अब तक यूक्रेन ने रूस के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 50 से ज्यादा जबरदस्त हमले किए हैं। हाल ही में 4 जुलाई को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐलान किया कि उनकी सेना ने सीमा से 850 किलोमीटर अंदर घुसकर सेंट पीटर्सबर्ग की उस रिफाइनरी को उड़ा दिया जो हर साल 1.25 करोड़ टन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाती है। मॉस्को से लेकर साइबेरिया तक रूस की टॉप 10 रिफाइनरियों में से 8 को यूक्रेन मटियामेट कर चुका है। नतीजा, रूस की तेल रिफाइन करने की क्षमता करीब 43% तक घट गई है। 60 बड़े तेल भंडार खाक हो चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले रूस का टोटल ऑयल प्रोडक्शन 25% कम हो गया है। हालात ये हैं कि रूस के 83 में से 55 से ज़्यादा इलाकों में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लग चुके हैं। साइबेरिया जैसी जगहों पर जहां हमला भी नहीं हुआ है, वहां भी आप एक बार में 40 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं खरीद सकते। कचरा उठाने वाली गाड़ियां बंद हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दाम आसमान छू रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। क्या भारत रूस को पेट्रोल सप्लाई कर रहा है? इसे समझने के लिए जरा इस कहावत को याद कीजिए, कान चाहे इधर से पकड़ो या उधर से, बात एक ही है। खबरों की माने तो भारतीय तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने 1 जुलाई को 60,000 मीट्रिक टन पेट्रोल से भरे 2 टैंकर रूस के लिए रवाना किए हैं। अब ट्विस्ट यह है कि इस नायरा एनर्जी में रूस की सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट की 49% हिस्सेदारी है। हालांकि कंपनी ने इस पर चुप्पी साध रखी है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि भारत सरकार या कोई भी प्राइवेट कंपनी सीधे रूस को ईंधन नहीं बेच रही है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट का खेल बड़ा निराला है। होता यह है कि भारतीय कंपनियां तेल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों को बेचती है। ये व्यापारी तेल को सिंगापुर, यूएई के फुजेरा या यूरोप के रोटरडैम जैसे बड़े बंदरगाहों पर ले जाते हैं। वहां अलग अलग देशों के तेल को मिक्स करते हैं और फिर संकट में फंसे रूस जैसे खरीदार को बेच देते हैं। यानी भारत का तेल घूम फिरकर पुतिन की गाड़ियों में पहुंच रहा है, लेकिन सीधे सीधे नहीं जा रहा है, बल्कि वाया इंटरनेशनल मार्केट ये जा रहा है। जब घर में तंगी हो तो इंसान बाहर हाथ फैलाता ही है। रूस भी अपनी इस तेल की किल्लत से निपटने के लिए 2 बड़े पैंतरे अपना रहा है। पहला, पड़ोसियों से उधार या फिर खरीद रहा है। रूस हर महीने दुनिया से 4 लाख टन पेट्रोल खरीद रहा है। अकेले बेलारूस से हर महीने करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन जो है वो तेल आ रहा है। कजाकिस्तान और जापान से भी जेट फ्यूल और पेट्रोल के सौदे हो चुके हैं। दूसरा पैंतरा है, खुद भूखे रहो पर लाज बचाओ। रूस ने अपने यहां से होने वाले पेट्रोल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से ताला लगा दिया है। आम जनता के लिए नियम बना दिया है कि कोई भी कैन या डिब्बे में पेट्रोल नहीं ले जा सकता। पुतिन साहब कह तो रहे हैं कि फिक्र की कोई बात नहीं, भंडार में सिर्फ 4% की कमी आई है, लेकिन उनके कड़े नियम कुछ और ही कहानी यहाँ पर बयां कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस अपनी रिफाइनरियों को ठीक क्यों नहीं कर लेता? तो भाई साहब, यहाँ पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का पेंच फंसा हुआ है। इन रिफाइनरियों में जो हाईटेक मशीनें लगी हैं वो विदेशी हैं। प्रतिबंधों के कारण रूस को उनके स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ मॉस्को रिफाइनरी को ठीक करने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि जब तक रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर यानी युद्ध विराम नहीं होता, तब तक रिफाइनरी को ठीक करने का कोई फायदा ही नहीं है। आज रूस करोड़ों खर्च करके मशीन ठीक करेगा, कल यूक्रेन का एक ड्रोन आएगा और उसको फिर से तबाह कर देगा। यानी सितंबर में जब रूस में खेती का सीजन आएगा, तब तेल की एक किल्लत और भयावह रूप ले सकती है। अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर, जिसके पास S-400 और S-500 जैसी दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो इस मामूली ड्रोन्स के आगे बेबस क्यों हैं?
इनके 3 बड़े कारण हैं। पहला, यूक्रेन के जादुई ड्रोन। यूक्रेन के पास FP1 जैसे लॉन्ग रेंज ड्रोन हैं जो 1900 किलोमीटर दूर तक वॉर कर सकते हैं। ये स्टारलिंक सैटेलाइट से जुड़े हैं और अमेरिकी AI की मदद से उड़ते हैं। ये रूसी रडार की कमियों को भांपकर अपना रास्ता खुद बदल लेते हैं। दूसरा, महंगा सौदा। यूक्रेन का एक ड्रोन महज $55,000 का होता है। वो झुंड में हमला करते हैं। अब इतने सस्ते ड्रोन को गिराने के लिए रूस को अपनी लाखों डॉलर की इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ती हैं। ये तो वही बात हुई ना कि मच्छर मारने के लिए तोप चलाना पड़ता है। तीसरा है रूस का विशाल भूगोल। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसके पास पृथ्वी की 11% जमीन है। अब इतने बड़े देश में कोने कोने में हर तेल डिपो और रिफाइनरी पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना नामुमकिन है। यूक्रेन इसी का फायदा उठा रहा है। तो दोस्तों, यूक्रेन की ये ड्रोन नीति रूस के आर्थिक इंजन को अंदर से खोखला कर रही है। जो रूस कल तक जंग के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहा था, आज उसे अपनी ही रिफाइनरियों को बचाने के लिए नए पैंतरे खोजने पड़ रहे हैं। भारत के तेल का सहारा तो मिल रहा है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। देखना दिलचस्प होगा कि पुतिन इस चक्रव्यूह से खुद को कैसे बाहर निकालते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूक्रेन का यह दांव रूस को घुटनों पर ला पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।